अब अपन बेटा अगला टॉपिक लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अगला टॉपिक अपन उठाते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अब अगर अपन एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पे होता है? गैसेस का एक्सचेंज बेटा दो जगह पर होता है, एक तो लंग्स में होता है और एक टिश्यू में होता है। तो गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस एट लंग्स के अंदर जो एल्वेलाई होगी वहाँ पर, एज वेल एज टिश्यू। ठीक है, दो जगह पर गैसेस एक्सचेंज होगा बेटा। एक गैसेस एक्सचेंज जो होगा वो कहाँ पर होगा? टिश्यू में। और एक कहाँ पर होगा बेटा? लंग्स में। दो जगह पर गैसेस एक्सचेंज अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए जो लंग्स में होगा, जो गैसेस एक्सचेंज कहाँ होगा बेटे? लंग्स में होगा। और एक अगर गैसेस एक्सचेंज को अगर अपन देखें, ठीक है, तो टिश्यू में होगा। तो सबसे पहला गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स। गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स। अच्छा, लंग्स के अंदर आपको याद है गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे होगा? जो रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन याद है आपको? एक लेक्चर, पिछले लेक्चर में मैंने बताई थी कि जो रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन होती है, रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन जो एल्वियोलर कैपिलरीज होती है ना, और जो एल्वियोलर एयर आएगी, मतलब एल्वियोलाइज के अंदर जो एयर आ रही है वो, और एल्वियोलर कैपिलरी, इन दोनों के यहाँ पे क्या मिलेगी अपने को? रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन। तो रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन, एल्वियोलर एयर और ब्लड जो कैपिलरीज के अंदर है, इनके बीच में अपने को क्या मिलेगी? रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन। तो गैसियस एक्सचेंज लंग के अंदर रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन पे होगा। ठीक है, ध्यान रखना कि अगर अपन गैसियस एक्सचेंज लंग की बात करते हैं तो इट ओकर्स, अगर अपन देखें तो ये कहाँ पे होता है? इट occurs across the respiratory membrane। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, कहाँ होगा? अक्रॉस द रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है क्या रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होती है ना? तो रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन की अगर अपन बात करते हैं तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन, कहाँ पे होती है? एल्वियोलर एयर एंड ब्लड प्रेजेंट इन कैपिलरीज। ठीक है, ध्यान में रखना, एल्वियोलर एयर एंड ब्लड प्रेजेंट इन कैपिलरीज। ठीक है, रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन के अंदर गैसियस एक्सचेंज होगा। फिर क्वेश्चन आता है क्या रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन कहाँ होती है? तो जो एल्वियोलर एयर है और जो ब्लड कैपिलरीज है, आप याद करो एक डायग्राम बनाया था अपन ने ऐसा। ठीक है, फिर अपन ने यहाँ पे कैसी कैपिलरी बनाई थी, याद आ रहा है? एक डायग्राम पे अपन पिछला देख के आए हैं, यहाँ पे अपन ने आरबीसी लिखा था बेटा, याद आ रहा है? तो यहाँ पे जो है वो क्या है? एल्वियोलर एयर, और ये क्या है बेटा? ब्लड कैपिलरीज। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? एक्सचेंज। इसको अपन क्या बोलेंगे? रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन। एक डायग्राम बनाया पहले अपन ने,
ठीक है, जो पिछला लेक्चर था ना उसमें अपन ने इसका डायग्राम बनाया हुआ है। तो जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होगा ना बेटा, वहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की अगर अपन बात करते हैं, जहाँ पे गैसेस आसानी से डिफ्यूज़ हो जा रही है, मतलब पास हो जा रही है, इसका मतलब जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा पतली होगी, है ना। कोई भी चीज़ तभी उससे डिफ्यूज़ होगी जब वो क्या होगी, थिन होगी। आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज वेरी थिन। कितनी होती है, ये क्वेश्चन आया है 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक है। और ये जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बेटा 6 कंपोनेंट होते हैं। वो पिछले डायग्राम के अंदर अपन ने बनाया था, फिर भी लिख देता हूँ। देयर आर 6 कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बेटे 6 कंपोनेंट होते हैं। आप याद करो, मैंने बताया था जो प्रीमेच्योर बेबीज़ होते हैं उनके अंदर किस चीज़ की कमी होती है, जो इजी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। कुछ याद आ रहा है, सर्फेक्टेंट। क्लेरा सेल याद करो, बताया था बेटा वहाँ पे सर्फेक्टेंट होता है एक। दूसरा एल्वियोलर एपिथेलियल सेल, एल्वियोलर एपिथेलियल सेल मतलब जो एल्वियोलाई होगी ना उसकी एपिथेलियम सेल। फिर एपिथेलियम जिसके ऊपर रेस्ट करती है उसको क्या बोलते हैं, जैसे ये एपिथेलियम है बेटा, जैसे ये मान लेते हैं नॉर्मल एक क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ना। एपिथेलियम बेसिकली टिश्यू को बोलते हैं, है ना। तो ये टिश्यू क्या, कलेक्शन ऑफ सेल्स, ये सेल के कलेक्शन से टिश्यू बना हुआ है। तो ये टिश्यू जिसके ऊपर रेस्ट करता है बेटा, इसको अपन क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना। क्या बोलेंगे बेटा इसको अपन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये जो टिश्यू है, तो टिश्यू किससे बना है, सेल से। तो अपन क्या बोल रहे हैं, एल्वियोलर एपिथेलियल सेल, है ना। एक तो गई एल्वियोलर एपिथेलियल सेल, तो जो एल्वियोलाई की एपिथेलियम की जो सेल्स होगी, वो सेल्स जो एपिथेलियम बेसिकली टिश्यू, है ना। तो टिश्यू की जो सेल्स होगी वो किसी पे तो रेस्ट करेगी ना। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन, एपिथेलियल बेसमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, रेस्पिरेटरी एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर चौथे नंबर पे आती है इंटरस्टिशियल स्पेस, दोनों के बीच में जो स्पेस होगी ना उसको बोलेंगे थिन इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। इसके बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस पाई जाएगी। फिर क्या मिलेगा, जो कैपिलरी होगी उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, तो कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और लास्ट में जो पाया जाता है छठा, कैपिलरी एंडोथेलियम सेल, क्योंकि कैपिलरी सिंगल लेयर की बनी होती है, बहुत थिन होती है, तो उसको बोलते हैं कैपिलरी एंडोथेलियल सेल। ये 6 कंपोनेंट होते हैं बेटा, जिन 6 कंपोनेंट से रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है वो बनती है। ये 6 कंपोनेंट हैं, है ना, किसके, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के। सर्फेक्टेंट, एल्वियोलर एपिथेलियल सेल, एपिथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन, इंटरस्टिशियल स्पेस, कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, कैपिलरी एंडोथेलियल सेल। ये 6 कंपोनेंट मिलके क्या बनाते हैं बेटा, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनाते हैं। फिर एक टर्म आता है कि आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। डिफ्यूजिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, कितनी वॉल्यूम गैस का एक पर्टिकुलर एरिया में 1 मिनट में डिफ्यूज़ होगा अगर उसके अंदर 1 mm ऑफ Hg का पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस होगा। कोई भी
गैस डिफ्यूज तभी करेगी बेटा जब वहाँ पे पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस होगा। जैसे आपने बलून को पूरा फिल कर दिया, आपने बलून के अंदर पूरी एयर भर दी, तो वो एयर अंदर से बाहर तभी निकलेगी जब प्रेशर डिफरेंस होगा। आपने अंदर एयर भर दी तो अंदर प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा है, और बाहर एनवायरनमेंट प्रेशर क्या है, कम है। तो अंदर की एयर जो बाहर आ रही है तो क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर, है ना। तो एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर प्रेशर डिफरेंस में जितनी एयर डिफ्यूज होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। समझ में आया। डिफ्यूजिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ गैस दैट डिफ्यूज अक्रॉस द यूनिट मेम्ब्रेन एरिया पर मिनट व्हेन द पार्शियल प्रेशर डिफरेंस इज ऑफ 1 mm ऑफ Hg। ठीक है। अगर अपन बेटा यहाँ पे डिफ्यूजिंग कैपेसिटी की बात करते हैं कि डिफ्यूजिंग कैपेसिटी क्या होती है, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी, अपने को बहुत ज़्यादा डेफिनेशन को याद नहीं करना है, बस अपने को उसमें मेन चीज़ क्या ध्यान में रखना है भाई, डिफ्यूजन किसका होगा, गैस का, है ना। तो मतलब जो पर्टिकुलर गैस है उस गैस की जब अपन बात करेंगे तो अपन क्या बोलेंगे, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस, है ना। तो इट्स अ वॉल्यूम ऑफ गैस, द वॉल्यूम ऑफ गैस दैट डिफ्यूज, है ना, अक्रॉस पर यूनिट मेम्ब्रेन पर यूनिट मेम्ब्रेन अक्रॉस पर यूनिट मेम्ब्रेन एरिया पर मिनट when there is a partial pressure, when there is a difference of when there is a partial pressure difference of 1 mm ऑफ Hg। ठीक है। जब 1 mm ऑफ Hg का पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस होगा तो पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ गैस एक पर्टिकुलर एरिया से पर मिनट जो डिफ्यूज़ होगी उसको अपन क्या बोलते हैं, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया से एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर प्रेशर डिफरेंस में जितनी गैस डिफ्यूज़ होगी उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। अब ये डिफ्यूजिंग कैपेसिटी बेसिकली किस पे डिपेंड कर रही है, ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के ऊपर डिपेंड कर रही है। डिफरेंस पार्शियल प्रेशर का है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, ध्यान रखना। डिफ्यूजिंग कैपेसिटी जो है वो एक तो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कैसी है, अगर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जैसे अपन बोलते हैं 0.2 माइक्रोमीटर थिन होना चाहिए, अगर वो थिक हो गई तो वहाँ पे डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो डिफ्यूजन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पे भी डिपेंड करेगा, दूसरा पार्शियल प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा, एंड सोल्यूबिलिटी ऑफ डिफ्यूजिंग गैस, जो गैस डिफ्यूज़ हो रही है उसकी सोल्यूबिलिटी क्या है। तो अगर अपन देखें तो 3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर डिफ्यूजिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है। डिफ्यूजिंग कैपेसिटीज डिपेंड ऑन, पहला रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, किस पे डिपेंड करेगी, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पे डिपेंड करेगी। फिर किस पे डिपेंड करेगी, पार्शियल
प्रेशर डिफरेंस पे करेगी, ठीक है, और किस पे डिपेंड करेगी, सोल्यूबिलिटी ऑफ द डिफ्यूजिंग गैस, सोल्यूबिलिटी ऑफ डिफ्यूजिंग गैसेस। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है बेटे, ध्यान रखना। डिफ्यूजिंग कैपेसिटीज किस पे डिपेंड करेगी, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के नेचर पे डिपेंड करेगी, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करेगी, और सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस पे डिपेंड करेगी। अगर मान लेते हैं कि पार्शियल प्रेशर सेम है ना, एक सेम पार्शियल प्रेशर पे अगर अपन बात कर रहे हैं तो उसमें याद रखना, एट सेम पार्शियल प्रेशर CO2 जो है उसकी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी 20 टाइम्स ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। एट सेम पार्शियल प्रेशर डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ CO2 is 20 times मोर देन O2। बेटा याद रख लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जब भी अपन बात करते हैं कि पार्शियल प्रेशर अगर सेम है तो CO2 की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी जो है वो 20 टाइम्स ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू ऑक्सीजन। और अगर ऑक्सीजन का आ गया तो O2 की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी नाइट्रोजन के साथ में आ गई, O2 डिफ्यूजिंग कैपेसिटी इज ट्वाइस, डबल होती है एस N2। नाइट्रोजन से अगर अपन कंपेयर करें तो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है O2 की, ट्वाइस होती है। मतलब एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल जाएगा तो 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल डिफ्यूज होंगे। समझ में आया? तो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करती है। तो अपन एक पार्शियल प्रेशर बता दिया कि यार सेम पार्शियल प्रेशर पे जो CO2 है उसकी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी 20 गुना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू O2, और O2 की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी डबल होती है सेम पार्शियल प्रेशर पे, किसके कंपेरिजन में, नाइट्रोजन पे। ठीक है, अब जो एयर एल्वेलाई के अंदर आ रही है रेस्पिरेटरी पाथ से, है ना, तो वहाँ पे जो एल्वेलर एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है, भाई एयर इज ए मिक्सचर, एयर क्या है, मिक्सचर है जिसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब प्रेजेंट है। तो इसमें ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 100 mm ऑफ Hg होता है। कितना होता है? 100 mm ऑफ Hg। तो अगर हम देखें द पार्शियल प्रेशर ऑफ एल्वियोलर ऑक्सीजन इज 100, या अपन बोल सकते 104 mm ऑफ Hg। समझ में आया? वहीं पे अगर अपन, जैसे ये तो अपन ने बात करी कि यार ये जो एल्वियोलाई है, जैसे ये एल्वियोलाई है बेटा, तो इस एल्वियोलाई के अंदर जो एयर आ रही है ना, इस एयर इज ए मिक्सचर, इस एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है, तो इस ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऐसे लिखते हैं PO2, है ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे कितना, या तो 100 होगा या 104 होगा, किसके अंदर, एल्वियोलाई के अंदर। ठीक है, वहीं पे अब एक्सचेंज किससे करना है, कैपिलरीज से, जो इसके अंदर RBC फ्लो हो रही है, इसके अंदर जो ब्लड है उससे एक्सचेंज होना है। तो बाहर की ऑक्सीजन अंदर तभी जाएगी जब बाहर जो है, मतलब एल्वियोलाई के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अंदर अगर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हुआ तो हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन पे, तो डिफ्यूजन यहाँ से यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कैपिलरीज है उस कैपिलरीज के अंदर पार्शियल प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो जो हार्ट के पास में नॉर्मली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर, हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, हार्ट के राइट ओरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, राइट ओरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाता है, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी उसको किसके पास लेके जाती है बेटा, लंग्स के पास। तब लंग्स उसके अंदर क्या मिलाता है, ऑक्सीजन। तो हार्ट के राइट साइड से, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप होके लंग्स के पास में पल्मोनरी आर्टरी लेकर जा रही है,
तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके अंदर, उस पर्टिकुलर ब्लड में, उसको अपन बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है बेटा, उसका पार्शियल प्रेशर होता है 40 mm ऑफ Hg। तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन in deoxygenated blood is 40 mm of Hg। कितना होता है बेटा? 40 mm of Hg, है ना? 40 mm ऑफ Hg होता है ना? मतलब यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पे PO2 कितना हो गया बेटे? 40, और यहाँ पे PO2 कितना है? 100। तो इतना तो समझ में आ गया कि जो डिफ्यूजन होगा वो एल्वियोलाई से कहाँ पे होगा? ब्लड में। क्यों? एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, और कैपिलरीज के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या है? कम है। ठीक है, तो जो डिफ्यूजन होगा वो कहाँ से होगा? एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में मिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो दिस डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर, दिस डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर फेवर diffusion of oxygen from alveolar air to blood कैपिलरी। ठीक है, इतना समझ में आया बेटा? ब्लड कैपिलरी के अंदर वो उसको फेवर करेगा। ठीक है, अब देखो, अब जो ऑक्सीजन एल्वियोलाई से किस में चली गई? ब्लड में। तो ब्लड में वो सबसे पहले कहाँ जाएगी? सबसे पहले वो जाएगी प्लाज्मा के पास में। किसके पास में जाएगी? प्लाज्मा के पास में। जैसे बेटा ये एल्वियोलर एयर, ये मान लेते हैं एल्वियोलाई के अंदर एयर है ना, ये एयर कहाँ गई? कैपिलरीज के पास जाएगी, है ना। तो कैपिलरी में कहाँ जाएगी? इसके अंदर कौन है? ब्लड। और साथ में क्या है ब्लड के कंपोनेंट? आरबीसी। तो ब्लड के अंदर दो चीज़ होती है। ब्लड के अंदर एक तो बेटा प्लाज्मा होता है और एक होती है कॉर्पसल्स। तो कॉर्पसल्स इसके अंदर तीन टाइप की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो सबसे पहले जो एयर डिफ्यूज़ होगी, है ना, तो इनिशियली सबसे पहले ऑक्सीजन पासेस एल्वियोलर एयर इनटू द प्लाज्मा। मतलब सबसे पहले अपन यहाँ से अगर चार्ट बनाएं तो जैसे एल्वियोलर एयर है ना, तो ये किसके पास पहुँचेगी? ब्लड प्लाज्मा के पास पहुँचेगी। समझ में आया? क्योंकि जो फ्लूइड पार्ट है ब्लड का, जो फ्लूइड पार्ट है दैट इज प्लाज्मा। कॉर्पसल्स जो है वो तो फॉर्म्ड एलिमेंट है। फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब वो सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सेल्स हैं। ये सेल्स जिस नदी के अंदर फ्लो कर रही है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। तो सबसे पहले एल्वियोलाई से जो एयर आएगी वो एयर सबसे पहले किसके पास में पहुंचेगी बेटा? ब्लड प्लाज्मा के पास में पहुंचेगी। कहाँ पहुंचेगी? ब्लड प्लाज्मा। और फिर इस ब्लड प्लाज्मा से ये जाएगी किसके पास में? आरबीसी के पास में, है ना। तो आरबीसी के अंदर क्या होता है? आरबीसी की अगर अपन बात करें तो आरबीसी के अंदर अपने को मिलता है हीमोग्लोबिन। जैसे ये एक आरबीसी है ना, तो आरबीसी के अंदर कौन है? हीमोग्लोबिन, जो दो पार्ट से मिलकर बना है, हीम और ग्लोबुलिन। ठीक है, तो सबसे पहले जो एल्वियोलाई की एयर है वो डिफ्यूज होके जाएगी ब्लड प्लाज्मा के अंदर। ब्लड प्लाज्मा से जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या करेगा? पिक ऑक्सीजन। वो हीमोग्लोबिन क्या कर लेगा? ऑक्सीजन को पिक कर लेगा। अब हीमोग्लोबिन कहाँ है? ये आरबीसी के अंदर। ये कहाँ प्रेजेंट है?
आरबीसी के अंदर। ठीक है, मतलब ब्लड प्लाज्मा में ऑक्सीजन गई तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो आरबीसी फ्लो कर रही है तो उस आरबीसी का हीमोग्लोबिन वहाँ से किसको खींचेगा, वहाँ से वो खींचेगा बेटा किसको, ऑक्सीजन को। समझ में आया, किसको खींचेगा, ऑक्सीजन को। हीमोग्लोबिन जो है वो किसको पिक कर लेगा, ऑक्सीजन को। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी, कब तक, जब तक हीमोग्लोबिन फुल्ली सैचुरेटेड नहीं हो जाता। तो क्या आरबीसी इतनी देर तक वहाँ रुकेगी? समझ में आ रहा है बेटा, यहाँ से जो ऑक्सीजन आ रही है, यहाँ से जो ऑक्सीजन आ रही है, ये यहाँ से जो ऑक्सीजन अंदर आई है ना, तो इस ऑक्सीजन को, जैसे ये आरबीसी है ना, ये ऑक्सीजन आई तो ये कैपिलरीज है ना, तो ये सबसे पहले प्लाज्मा में गई। अब प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर कौन बैठा हुआ, हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन इसको पिक करेगा और जब तक ये फुल्ली सैचुरेटेड नहीं होगा तब तक ये पिक करता रहेगा, है ना। तो क्या ये हीमोग्लोबिन यहाँ रुका रहेगा? तो हीमोग्लोबिन की मजबूरी है यहाँ पर रुकना। उसका रीज़न क्या है कि जो कैपिलरीज होती है उनका जो ल्यूमेन होता है वो बहुत नेरो होता है, बहुत पतली होती है। तो वहाँ से आरबीसी धीरे 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 क्या करती है, मूव करती है। तो जब वो धीरे धीरे मूव करती है ना, उतनी देर में क्या कर लेती है, वो सैचुरेटेड हो जाती है। समझ में आया। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन किसको पिक कर रहा है, O2 को कर रहा है। कब तक पिक करेगा, ये प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक हीमोग्लोबिन फुल्ली सैचुरेटेड नहीं हो जाता। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा, उसका रीज़न समझ में आया बेटा, कि जो कैपिलरीज है, इस कैपिलरीज का जो ल्यूमेन है वो क्या है, एकदम नेरो है। ठीक है, कैपिलरीज एकदम नेरो है। तो यहाँ से आरबीसी धीरे 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 क्या करती है, मूव करती है। तो यहाँ पे उस आरबीसी के पास में इनफ टाइम होता है उस आरबीसी के पास में रुकने का। तो यहाँ से उस समय जो हीमोग्लोबिन होगा वो किसको पिक कर लेगा, अवेलेबल ऑक्सीजन को। समझ में आया। तो यहाँ पे जब तक ये आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है ये फुल्ली सैचुरेटेड नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस क्या होती है बेटा, कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बोलें कि इनफ टाइम होता है आरबीसी के पास में कि वो ऑक्सीजन को क्या कर ले बेटा, पिक कर ले। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, कहाँ हो गया ऑक्सीजनेशन, कैपिलरीज के अंदर। अब ये किसके पास जाएगा, पल्मोनरी वेन के पास में। बताओ, क्योंकि आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा बेटा, जैसे ये हार्ट है ना, तो ये राइट ओरिकल डीऑक्सीजनेटेड आया, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड आया, ये लंग्स के पास में पहुँचा तो लंग्स ने इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड कर दिया। ये पल्मोनरी आर्टरी होती है बेटा, और यहाँ से पल्मोनरी वेन होती है। तो यहाँ से जब ये ब्लड पहुँचा किसके पास में, यहाँ से जब ये ब्लड पहुँचा बेटा लंग्स के पास में, तो लंग्स के पास में क्या हुआ कि जो एल्वियोलाई थी, उस एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस था, बाहर से कौन आई, ऑक्सीजन। वो किस में मिक्स हुई, ब्लड प्लाज्मा। वहाँ से किसने पिक करी, हीमोग्लोबिन। अब यहाँ से जो ब्लड जाएगा किसके पास में, लेफ्ट ओरिकल के पास में। तो लेफ्ट ओरिकल क्या सप्लाई करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे एल्वियोलर एयर जब ब्लड प्लाज्मा में आई तब पार्शियल प्रेशर कितना था, 104, है ना। फिर ये प्लाज्मा के अंदर गया, प्लाज्मा से हीमोग्लोबिन के पास में गया, और हीमोग्लोबिन से वो सैचुरेटेड ऑक्सीजन ऐड हुई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, और वो हार्ट के पास में पहुंचा, और हार्ट ने उसको फर्दर पूरी बॉडी को सप्लाई किया। तो यहाँ पर जब वेसल्स के अंदर हार्ट से जब ये ब्लड एओर्टा की मदद से बेटा बाहर जाएगा, तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर होता है ना O2 का, वो हो जाता है 95 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये ध्यान रखना कि यहाँ पर 104 था, लेकिन ये पिक करके ऑक्सीजन गया किसके पास में, हार्ट के पास में। ठीक है, हार्ट ने इसको सप्लाई कर दिया, किसको, पूरी बॉडी को, सप्लाई टू बॉडी। तो जब ये बॉडी को सप्लाई करेगा ना बेटे, उस समय यहाँ पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का 95 mm ऑफ Hg। समझ में आया, इतना समझ में आया। मतलब जो ब्लड फ्लो करेगा वेसल्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर, उसके अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, 95 mm ऑफ Hg। इतना समझ में आया। अब जो ये बात तो ही बेटा किसकी, पूरी ऑक्सीजन की। अब क्या आता है, CO2। तो अपने को ये मालूम है कि ये जो एल्वियोलाई है ना, इस एल्वियोलाई के अंदर जो एयर आ रही है, इस एयर के अंदर पार्शियल प्रेशर CO2 का होता है
40 mm ऑफ Hg। कितना होता है? 40 mm ऑफ Hg। वहीं पर जो कैपिलरीज है बेटा, ये कैपिलरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई है। इट मीन्स इसके अंदर पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे अगर अपन CO2 का देखें बेटा तो वो कितना होता है? 45 mm ऑफ Hg, है ना। इस एयर के अंदर यहाँ पे जो एल्वियोलाई है, इस एल्वियोलाई के अंदर जो एयर आ रही है बाहर से, उसमें पार्शियल प्रेशर कितना है? 40 mm ऑफ Hg। और एक कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है इसके अंदर, और ब्लड कैसा है बेटा यहाँ पे? ये डी ऑक्सीजनेटेड, है ना। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना है? 45। मतलब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कम है। किसका? CO2 का। तो CO2 बेटा कैपिलरीज से डिफ्यूज़ करके कहाँ पे जाएगी? एल्वियोलाई से। तभी तो फाउल एयर किधर आती है बेटा? बाहर आती है। समझ में आया? फाउल एयर बाहर जो आती है ना, वो क्यों आ रही है? उसका रीज़न है कि अंदर कैपिलरीज, जो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स के पास जो पहुंची ब्लड को लेकर, उस पर्टिकुलर ब्लड के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का, वो 45 mm ऑफ Hg है। और एल्वियोलाई के अंदर जो है वो कितना है बेटा? वो पार्शियल प्रेशर कितना है? वो पार्शियल प्रेशर है 40 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया कितना? 5 mm ऑफ Hg का। इसके कारण जो CO2 है वो अंदर से कहाँ चली जाएगी बेटे? बाहर की तरफ चली जाएगी। समझ में आया बेटा? तो यहाँ पे अगर अपन एक डायग्राम बनाएं और पूरी प्रोसेस जिसके अंदर O2 और CO2 दोनों को समझें, जैसे ये एल्वियोलाई है ना, इसको अपन एयर सैक बोल देते हैं, एयर सैक या एल्वियोलाई, ठीक है। इसके अंदर जो एयर अंदर की तरफ आ रही है, इस अंदर की तरफ आने वाली में पार्शियल प्रेशर O2 का बताओ अब कितना हो गया? 104, है ना। पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना हो गया बेटा? 40 mm ऑफ Hg, ठीक है। और यहाँ से ये हार्ट, ठीक है। इस हार्ट की अगर अपन बात करें बेटा, तो इस हार्ट से ये पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी गई, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गई कहाँ से? राइट वेंट्रिकल से। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया बेटा, इसके अंदर पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना हो गया? 45 mm ऑफ Hg। और इसी के अंदर O2 का पार्शियल प्रेशर कितना हो गया बेटा? 40 mm ऑफ Hg, ठीक है। मतलब O2 और CO2 की अगर अपन बात करें तो O2 का पार्शियल प्रेशर हो गया यहाँ पे 40 और CO2 का कितना हो गया? 45। तो देखो यहाँ O2 का कितना है? 104। यहाँ O2 का कितना है? तो यहाँ से O2 कहाँ जाएगी? अंदर। अंदर कौन डिफ्यूज़ करेगी? O2। यहाँ 45 है तो यहाँ से कौन बाहर की तरफ जाएगी बेटा? CO2। फिर ये O2 सैचुरेटेड होगी क्योंकि इसके अंदर क्या मिला है? बाहर से कौन आया? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीमोग्लोबिन बनी और एक इसके पास में चली गई बेटा? राइट लेफ्ट ओरिकल के पास में, ठीक है। कहाँ चली गई बेटा? ये लेफ्ट ओरिकल के पास में। लेफ्ट ओरिकल से कहाँ चली गई? लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ चली गई? एओर्टा। ये एओर्टा आ गया, है ना। तो एओर्टा के अंदर जब ये ऑक्सीजन बेटा फ्लो करेगी तो इसके अंदर इस समय ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? 95 mm ऑफ Hg, ठीक है। अब ये 95 mm ऑफ Hg वाला जो है ब्लड किसके पास पहुंचने वाला है बेटा? ये पहुंचने वाला है टिश्यूज़ के पास। और टिश्यूज़ काहे से बने हुआ है? सेल से। किससे बना हुआ है? सेल से, है ना। और यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये जो ब्लड यहाँ से जब मूव करेगा बेटे, तो ये यहाँ पे 95 mm ऑफ Hg है। टिश्यू की अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, तो टिश्यू के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं एक अलग से आपको एक चीज़ बताता हूँ, फिर इसको कंप्लीट करता हूँ कि गैसियस एक्सचेंज इन टिश्यू क्या होता है। फिर यहाँ से फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो अगर अपन गैसियस एक्सचेंज इन टिश्यू देखते हैं, गैसियस एक्सचेंज इन टिश्यू, ये टिश्यू है ना। तो गैसियस एक्सचेंज इन टिश्यू की अगर अपन बात करते हैं तो टिश्यू के पास जो ऑक्सीजन जा रही है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो जा रही है उसका कितना है? 95 mm ऑफ Hg, है ना। टिश्यू के पास पहुंच रही है। तो क्या डायरेक्टली वो टिश्यू के पास पहुंच जाएगी ऑक्सीजन? नहीं,
टिश्यू के आसपास एक फ्लूइड होता है बेटा, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियस फ्लूइड। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियस फ्लूइड। ठीक है, तो जो टिश्यू है उसके आसपास जो फ्लूइड होगा ना, तो इंटरस्टिशियस फ्लूइड बोलेंगे। इंटरस्टिशियल फ्लूइड। वहाँ पे कितना प्रेशर होगा? 40 mm ऑफ Hg। और फिर वहाँ से वो ऑक्सीजन किसके पास में पहुँचेगी? यहाँ से ये पहुँचेगी बेटा किसके पास में? सेल। तो सेल के पास में होगा 23 mm ऑफ Hg ऑक्सीजन होगी। ठीक है, सेल के पास में कितनी होगी? 23 mm ऑफ Hg। तो देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन आ रही है, अब इसमें जो पार्शियल प्रेशर है O2 का वो कितना है? 95। ये इंटरस्टिशियस फ्लूइड है, यहाँ पे कितना है? 40 mm ऑफ Hg। और ये जो सेल है इसके पास में कितना है? 23 mm ऑफ Hg। मतलब यहाँ से ऑक्सीजन पहले इंटरस्टिशियस फ्लूइड के पास में जाएगी, फिर किसके पास पहुँच जाएगी बेटे? सेल के पास में। किसके पास में पहुँच जाएगी? सेल के पास में। अब सेल क्या करेगी? उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगी। तो सेल के पास में जो स्टोर्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ग्लूकोज, उसका क्या होगा? ब्रेकडाउन। ग्लूकोज टूटेगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या रिलीज होगी बेटे? CO2। क्या रिलीज होगी? CO2। ठीक है, तो फिर CO2 सेल से निकल के पहले कहाँ जाएगी? इंटरस्टिशियस फ्लूइड में। और फिर किस में ऐड होगी? फिर वो ब्लड के अंदर ऐड होगी। और फिर वो डीऑक्सीजनेट ब्लड किसके पास में जाएगा? हार्ट के पास में जाएगा। ठीक है, देखिए इतना समझ में आया कि जो ऑक्सीजन आई बेटा ब्लड के साथ में टिश्यूज़ के पास में, उसमें पार्शियल प्रेशर कितना है? 95 mm ऑफ Hg। फिर उस कैपिलरीज और टिश्यूज़ के बीच में जो फ्लूइड है उसका प्रेशर कितना है? 40 mm ऑफ Hg। और फिर यहाँ से कहाँ पहुँचा बेटा? सेल के पास में, तो वहाँ कितना है? 23 mm ऑफ Hg। तो ऑक्सीजन ब्लड से डिफ्यूज़ होकर इंटरस्टिशियस फ्लूइड में जाएगी और वहाँ से डिफ्यूज़ हो जाएगी किसके पास में जाएगी? सेल के पास में जाएगी। अगर हम बात करें 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर टिश्यू के पास पहुँच रहा है, कितना पहुँच रहा है? 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर टिश्यू के पास में पहुँच रहा है तो 5 ml ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ठीक है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट याद रख लेना बेटा। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई 5 ml ऑफ O2 टू टिश्यू। ठीक है, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर अपन बात करते हैं तो वो कितना ऑक्सीजन सप्लाई करता है टिश्यू को? 5 ml। कितना करता है बेटा? 5 ml। अब जो ब्लड है जो टिश्यू कैपिलरी से निकल रहा है, अब उसके अंदर जो पार्शियल प्रेशर है, भाई आया था तब यहाँ पे कितना था? 95। लेकिन जब यहाँ से बाहर जाएगा उसके बाद में अगर अपन पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे बेटे, तो यहाँ से जब ये लौट कर वापस घूम कर जाने वाला है हार्ट के पास ये, तो इस समय इसका पार्शियल प्रेशर O2 का कितना हो जाएगा? 40 mm ऑफ Hg। यहाँ तक 95 था, पर यहाँ से ऑक्सीजन किसने खींच ली? सेल्स ने। तो इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो गई? शॉर्टेज। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हो गया? 40 mm ऑफ Hg। और यही 40 mm ऑफ Hg बेटा यहाँ से घूम के वापस कहाँ पहुँचेगा? लंग्स के पास पहुँचेगा। किसके पास में पहुँचेगा? लंग्स के पास में पहुँचेगा। इतना समझ में आया बेटा? अब देखो टिश्यू के पास में जो टिश्यू कैपिलरीज हैं वहाँ पे अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर अगर अपन देखें तो CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है 40 mm ऑफ Hg। कहाँ पे? एट ब्लड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एट ब्लड इन टिश्यू कैपिलरीज। टिश्यूज़ के अंदर जो कैपिलरीज जा रही हैं वहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 40। और इंटरस्टिशियस फ्लूइड का होता है 46। ठीक है, और बॉडी सेल्स का होता है 52। मतलब जैसे अपन ने यहाँ पे बात की ना ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे अगर अपन पार्शियल प्रेशर अगर अपन लें बेटा, और किसका लें यहाँ पे? पार्शियल प्रेशर CO2 का, तो यहाँ 42। यहाँ पार्शियल प्रेशर कितना है CO2 का? 42 है। यहाँ फ्लूइड इंटरस्टिशियस फ्लूइड के अंदर देखेंगे तो यहाँ पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना है?
46। और यहाँ पार्शियल प्रेशर अगर देखेंगे CO2 का बेटे तो कितना है 40। मतलब यहाँ CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है, यहाँ CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ से CO2 क्या करेगी, क्या होगी, डिफ्यूज़ होगी। CO2 क्या होगी, डिफ्यूज़ होगी। तो जो CO2 अब यहाँ से फ्लो करेगी बेटे, तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा 45। मतलब टिश्यू के पास में, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे होगा जो ग्लूकोज होगा ना C6H12O6 प्लस 6O2 दैट विल गिव 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, है ना। इतना समझ में आया। तो ये जो CO2 यहाँ जनरेट हो रही है, इस CO2 ये सब प्रोसेस कहाँ हो रही है, सेल के अंदर। तो सेल के अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। फिर ये पार्शियल प्रेशर CO2 टिश्यू के अंदर 52 हो गया। तो टिश्यू और कैपिलरीज के बीच में कौन है, इंटरस्टिशियस फ्लूइड। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर होता है 46, और जो यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा था, है ना। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो CO2 का था वो कम था, यहाँ पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना है 40। और यहाँ से जो CO2 जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो गया, इस जगह पे अगर अपन देखेंगे तो पार्शियल प्रेशर क्या हो गया बेटे, ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा है, तो ये CO2 कहाँ डिफ्यूज़ करेगी बेटा, कैपिलरीज से वेसल्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से जो ब्लड फ्लो होगा, इसमें पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा CO2 का 45 mm ऑफ Hg। समझ में आया, कितना हो जाएगा बेटा 45 mm ऑफ Hg। तो अगर अपन 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो 4 ml ऑफ CO2 कैरी करता है। 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज 4 ml ऑफ CO2, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं, ध्यान रखना कौन सा पार्शियल प्रेशर कहाँ पे क्या होता है बेटा, ठीक है। उसी पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग ये सारी प्रोसेस जो है वो चलती है। यहाँ से CO2 बाहर जाएगी, यहाँ से O2 जो है वो अंदर आएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा बेटा पार्शियल प्रेशर का। तो यहाँ पे ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस इस तरीके से होता है। अब एक्सचेंज होने के बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। गैसेस किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होके मूव करेगी, अब बेटा वो अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। वो लास्ट लेक्चर होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, जिसके अंदर